दोस्तों मैं सीए संदीप कुमार स्वागत करता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है कि ITR3 कैसे फाइल करेंगे यदि आपके पास इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट है। बेसिकली यदि आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो हो सकता है कि आप FNO सेक्टर में डील करते हो, आप इक्विटी सेक्टर में डील करते हो, या फिर आप इंट्राडे में डील करते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपके पास डिविडेंड इनकम हो सकता है आपके पास कुछ इंटरेस्ट इनकम हो। तो यदि यह सिनेरियोज आपसे मिलते जुलते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझें कि किस प्रकार से आप अपनी ITR3 करेक्ट वे में फाइल कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई इनकम ऐसी भी है जो कि इन सेक्टर से अलग है, फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरीड इनकम है या फिर आपके पास किसी और प्रकार की बिजनेस रिलेटेड इनकम भी है, तो मैं साथ के साथ उन एरियाज को भी कवर अप करता चलूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया है अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर और मैं यहां पर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आ जाता हूं और मेरे पास यहां पर असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन है। मैंने 21-22 चूज कर लिया है ऑनलाइन और अब मैं यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद मुझे ऑप्शन है स्टार्ट न्यू फाइलिंग का, ये मैंने यहां पे क्लिक कर दिया है। मैं इंडिविजुअल हूं और मैंने यहां पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। ITR3 फाइल करना सीखेंगे दोस्तों, खास तौर पर उन व्यक्तियों की ITR जिनके पास इनकम मेजरली फ्रॉम FNO ट्रांजैक्शन से आ रही है या फिर इक्विटी सेक्टर से आ रही है या फिर इनके पास डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम है। तो मैंने ITR3 चूज कर लिया है एंड प्रोसीड विद ITR3 मैंने गो अहेड कर दिया है। नाउ क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे चूज करने के। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जो इस केस में नहीं होगा हमारे वाले केस में, तो मैं यहाँ पर अदर्स चूज कर लेता हूँ। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम अधिक है तो आप यहाँ पर इस फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अदर्स पर क्लिक करके मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेस पर आ गए हैं हम। हमारे पास करंटली आप देखिए यहाँ पर आप सारे शेड्यूल्स आपको दिखाई देंगे। शेड्यूल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स जो आपके अलग अलग हेड्स की इनकम या फिर कुछ ऐसी डिटेल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जनरल शेड्यूल है। जैसे ही जनरल शेड्यूल ये ऑलरेडी क्लिक्ड रहता है, आप यहाँ पे राइट साइड में आके देखिए, पहला शेड्यूल आपका मैंडेटरी है, इट इज ओके। दूसरा शेड्यूल आपका नॉट एप्लीकेबल है, तो ये ठीक है। अब मैं ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड अगले शेड्यूल पर आ जाता हूं, इनकम। इनकम पे जब मैं क्लिक करता हूं, देखिए दोस्तों यहां पर अलग अलग शेड्यूल्स हैं। आप सिर्फ वे शेड्यूल्स पर चेक कीजिए जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। यदि आप अननेसेसरी बहुत सारे शेड्यूल्स पे चेक कर देते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे शेड्यूल्स ओपन हो जाएंगे। अननेसेसरली आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें फाइल करते वक्त लगेगा, तो आप इनको हटा दीजिए। हम शुरू से देखते हैं क्या क्या इनकम है आपके पास। शेड्यूल सैलरी, यदि आप सैलरी से इनकम अर्न करते हैं तो आप इसे टिक रखेंगे, अदरवाइज आप इसे हटा सकते हैं। मैंने इसे हटा दिया है। शेड्यूल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, लॉसेस वगैरह है, लोन्स वगैरह है आपके पास, तो इसे टिक रखिए, अदरवाइज आप इसे हटा दीजिए। शेड्यूल कैपिटल गेन्स, दोस्तों यदि आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली कुछ कैपिटल गेन्स होंगे। उसके लिए आप इस कैपिटल गेन वाले शेड्यूल को रख सकते हैं। आपके पास लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप के पास यदि शॉर्ट टर्म है तो आप इसे रखिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप इसे टिक रखिए, अदरवाइज आप इसे हटा सकते हैं। मैंने इसे हटा दिया है। 115 AD फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसे भी आप हटा दीजिए, नहीं होगा आपके ऊपर एप्लीकेबल। शेड्यूल अदर इनकम, यदि आपके पास कुछ डिविडेंड इनकम है और आपके पास कुछ इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है, चाहे वह किसी भी प्रकार के अकाउंट से आ रही हो, इंटरेस्ट इनकम है, तो आप इसे जरूर चेक रखिए। नेक्स्ट है आपके पास शेड्यूल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन क्लबिंग, ये नहीं होगा आपके पास एप्लीकेबल, इसे चेक मत कीजिए। टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स, यदि आपके पास कोई लॉटरी वगैरह की भी इनकम है जिससे स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है, इसे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे रहने दीजिए। पार्टनरशिप फर्म में यदि आप हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसे भी रहने दीजिए। कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है आपके पास, एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह है, रख सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए। तो हमने यहाँ पर इन सारे शेड्यूल्स को अनचेक रखा है। हम सिर्फ वही शेड्यूल चेक करेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हमारी ITR फिल करने में बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। बिजनेस पे मैंने क्लिक किया है, शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस रहने दीजिए, शेड्यूल बैलेंस शीट रहने दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है लेकिन ये मैंडेटरी है, तो यू हैव टू कीप इट। ट्रेडिंग भी
जरूरत नहीं है, पर आप इसे हटा भी नहीं पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आप रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा आपको। शेड्यूल अदर इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस। देखिए दोस्तों, यदि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप मेरा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो एज्यूम करता हूं कि यह ITR आप खुद ही फाइल करने की लर्निंग्स कर रहे हैं, और यदि आपके पास टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा तो डेफिनेटली आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसे खुद ही फाइल कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं है एप्लीकेबल, तो मैं इसे भी हटा देता हूँ। शेड्यूल क्वांटिटेटिव डिटेल्स हटा दीजिए। शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा ये सारे शेड्यूल्स की जरूरत नहीं है, आप इसे भी हटा दीजिए। टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा आपके ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ भी मैंने जो रिलेवेंट शेड्यूल्स थे सिर्फ वे रखे। डेप्रिसिएशन हमारे केस में नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक चेक करके इन सभी शेड्यूल्स को हटा दिया मैंने। डिडक्शंस जनरली आपके पास चैप्टर 6A के डिडक्शंस होंगे, जो जनरली सेक्शन 80C के तहत आते हैं, आप इसे रख सकते हैं। इसके अलावा के टेबल्स को आप अनचेक कर दीजिए। टैक्सेस दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस तो मैंडेटरी है, शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस भी मैंडेटरी है। शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपके पास कुछ ना कुछ TDS जरूर होगा, आप इसे भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, मैंने इसे अभी के लिए रख लिया है। और देखिए दोस्तों, यदि आप इसको ऐसे अनचेक या चेक करते हो तो उसके बाद ये इस तरह से हमने हटा दिया। जनरली जो सिमिलर नेचर ऑफ टेबल्स हैं वो एक साथ मूव करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो भी मैंडेटरी शेड्यूल्स है वही एप्लीकेबल है। अदर्स में भी फटाफट देख लेता हूँ। ये हमारे पास C करंट ईयर लॉसेस का शेड्यूल है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस है, ठीक है। ये AMT है, हटेगा नहीं, मैंडेटरी है ये शेड्यूल्स, ये आपको रखने पड़ेंगे। फॉरेन एसेट्स नहीं है तो मत चेक कीजिए, ये भी आप रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपने सारे शेड्यूल्स को यहाँ पर एप्रोप्रिएट शेड्यूल्स को सिलेक्ट कर लिया है। टोटल 17 शेड्यूल्स आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। अब आप बड़ी आसानी से यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, इस पे भी कंटिन्यू कर दीजिए, इस पर भी आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? तो आप इसे नो कर दीजिए। यदि आपके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है, आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत फाइल करना चाहते हो, आप यस कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पर हम पुरानी स्कीम के तहत ही फाइल करते हैं, तो आप इसे नो रहने दीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि सैलरीज के शेड्यूल पे मैंने वहां पे चेक नहीं किया था, तो मेरे पास यहाँ पर सैलरी के डिफरेंट ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, मुझे अननेसेसरी नो करना पड़ता, तो मैंने एक ही साथ पहली स्टेप में अनचेक कर दिया था। अब आप इसे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए इस प्रकार से। प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो आपकी कोई डोनेशन है, नो नो नो, ETC ठीक है। डू यू एग्री, हाँ हम एग्री करते हैं। डू यू एग्री, यस। ATD नहीं, कुछ नहीं है। नो कुछ नहीं है, नो। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास इंटरेस्ट की इनकम है और वो सेविंग बैंक पे इनकम आपकी आ रही है, तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, यहाँ पे आप यस कीजिए। जो भी आपका ब्याज है आपको उस पर डिडक्शन मिल जाती है, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट में मिलता है 80 यहाँ पे आप अप टू 10,000 क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे अपडेट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिजनेस की इनकम है नहीं है, आप इसे भी नो कर दीजिए। प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में यदि आप फाइल करेंगे, कुछ इनकम को दिखाना चाहते हैं प्रिजेम्पटिव में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके अलावा 44 ADA में भी नो कर दीजिए, 44 AE नो, 35 AD नो, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ये मेजरली शेड्यूल्स आ गए हैं, हमें वन बाय वन करके इन शेड्यूल्स को अपडेट करना है। हम फटाफट से देखते हैं कि हम कैसे इन शेड्यूल्स को अपडेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला शेड्यूल हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल है। जनरल इन्फॉर्मेशन का यह शेड्यूल मोस्टली अपडेटेड रहता है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। यदि इसमें कोई चीज़ें अपडेटेड नहीं है तो ये तो बहुत सिंपल है, आप इसे आसानी से अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सेकंड शेड्यूल कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी, आप जस्ट कंफर्म कर दीजिए कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। फाइलिंग सेक्शन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं फाइलिंग सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए सबसे पहला
आप फाइल करेंगे 139(1) में, क्योंकि आप फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले। यदि ड्यू डेट चली जाती है तो इसके बाद आपको अकॉर्डिंगली बिलेटेड रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी आप 139(1) में ही फाइल करेंगे। नेक्स्ट, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम? नो, हम नहीं ऑप्ट कर रहे हैं इसके लिए। आर यू फाइलिंग रिटर्न? ये आप पूरा ऑलरेडी अपडेटेड है तो ठीक है, आपको भी करने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है, ठीक है। कंडीशन ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, दोस्तों आप ये फर्स्ट कंडीशन चूज कर सकते हैं कि आप इंडिया में पिछले साल 182 डेज से ज्यादा रुके थे, तो आप ये फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंगली इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115? आप इसे नो कर दीजिए। पोर्टुगीज पे नो कर दीजिए। Whether SSC is located in international financial services, नो कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव SSC नो कर दीजिए। डायरेक्टरशिप पे नो कर दीजिए। डिटेल ऑफ फर्म पे नो कर दीजिए। अनलिस्टेड शेयर पे नो कर दीजिए और आप इसे नो करके सेव कर दीजिए। इस तरह से आपने सेव कर दिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोस्तों, पूरी कंसंट्रेशन और पूरे ध्यान के साथ आप यहां पर देखिए। ऑडिट इंफॉर्मेशन, पहली बात, आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA? बहुत लोग यहां पर गलती करते हैं, मैंने देखा है। सबसे ज्यादा गलती का स्कोप यही होता है। हमें समझना पड़ेगा 44AA है क्या। तो चलिए ऑफिशियल सोर्स पर चलते हैं। मैं अभी बुक तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन ऑफिशियल सोर्स पे दिखाता हूं मैं आपको कि 44AA क्या है। दोस्तों 44AA का सेक्शन एग्जैक्टली ये हमारे पास ऑफिशियल सोर्स से है, इनकम टैक्स india.gov.in, एग्जैक्टली ये हमारा सेक्शन है। तो देखते क्या है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर प्रोफेशन और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, इन सभी प्रोफेशनल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। 44AA कहता है कि क्या आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत है। बुक्स बेसिकली अपने खाते, आपके अकाउंट्स, आपके फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की आपको जरूरत है। तो यदि आप इन प्रोफेशंस में फॉल करते हैं तो आपको जरूरत है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन बट नॉट बीइंग अ प्रोफेशन रेफर टू इन द अबव सेक्शन। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप बिजनेस कैरी करते हैं, जो फॉलोइंग कैटेगरीज का होगा। पहली कैटेगरी है, इफ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000 रुपीज, यदि आपकी इनकम 1,20,000 से अधिक है, और या फिर his total sales, turnover और gross receipts as the case may be exceeds 10 lakh rupees। यदि आपकी टर्नओवर 10 लाख से अधिक है तो आपको उस केस में बुक्स मेंटेन करने की आवश्यकता है। यानी कि दो कंडीशंस अभी हमारे सामने आई हैं, या तो आपकी टर्नओवर सेल्स 10 लाख से अधिक हो या फिर आपकी इनकम 1,20,000 से अधिक हो। तो देखिए दोस्तों कितनी छोटी सी ये थ्रेशोल्ड है। आमतौर पर यह थ्रेशोल्ड कोई भी बंदा एक्सीड कर ही जाएगा। तो यदि आपके ऊपर यह अमाउंट्स आप एक्सीड कर रहे हैं तो आपके ऊपर 44AA सेक्शन के तहत बुक्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। तो अब हम देख सकते हैं, यदि आपके पास आपके SSC की कम से कम इतनी इनकम तो होगी ही 1,20,000 से अधिक, या फिर कम से कम अगर FNO सेक्टर में डील कर रहे हैं तो टर्नओवर काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टर्नओवर होती है। तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर 44AA के तहत अपनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। मैं आ जाता हूँ अपने रिटर्न पे वापस। दोस्तों यहां आपको यस करना होगा कि हाँ आपको बुक्स मेंटेन करने की आवश्यकता है। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि कैसे आपको पता लगा कि जी हमें बुक मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो मैं एक्सेल शीट पे आ जाता हूं। दोस्तों यह एक एक्सेल शीट है जहां पर मैंने FNO की इनकम रखी है। यहाँ पे FNO की इनकम रखी है मैंने। उसके बाद मैंने इक्विटी की डिटेल्स रखी हैं, जो आपने शेयर्स परचेज या सेल किए थे। बेसिकली जो आपकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की डिटेल्स हैं, ये आपकी बिजनेस इनकम रहती है। इक्विटी के केस में यदि आप डिलीवरी लेते हैं शेयर्स की और उसके बाद उसे सेल करते हैं तो यहाँ पर आपके कैपिटल गेन्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी हमारी टर्नओवर है। कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, जब आपके पास सेल होती है, परचेज होती है, तो यहां पर आपके पास प्लस एंड माइनस में आपके पास नंबर्स होते हैं। आप इन नंबर्स को, जो भी माइनस है उसे भी आप प्लस ही मान लीजिए। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। छोटा सा ये फॉर्मूला है, इक्वल्स टू ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये देखिए दोस्तों माइनस का साइन हट गया है, जहां प्लस है वहां प्लस रहेगा। इस तरह से आप इसे ड्रैग कर दीजिए।
ड्रैग मैंने कर दिया है और इस आपको यहाँ पर टर्नओवर पता लग गई कितनी है। 15,80,000 टर्नओवर है आपकी इस पर्टिकुलर फ्यूचर्स की। इसके अलावा यदि मैं इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर दूं, ये फॉर्मूला वर्क करेगा एग्जैक्टली और मैंने इसे स्क्रॉल डाउन यहाँ तक ले लिया है, तो इस सेक्टर में हमारी जो टर्नओवर है वह 17 लाख। तो 17 लाख और 15 लाख ये 30 लाख से ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यह हमारी टर्नओवर 10 लाख से अधिक है। अकॉर्डिंगली क्या मुझे बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी? बिल्कुल करनी पड़ेंगी सेक्शन 44AA के तहत, इसलिए हमने वहां पर यस ऑप्शन चूज किया है। दोस्तों यह तो था आपका NFO का स्क्रीन। अब हम वापस अपनी ITR पे आ जाते हैं और जब मैं इक्विटी की वैल्यूज चेक करूंगा उस वक्त हम इन स्क्रीन्स को भी, इन एक्सेल फाइल्स को भी देख लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, वेदर SEC इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AE, 44B, BB, AD, जी नहीं, ये आप पे नो रहेगा। यदि आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो करेंगे। वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करे और 10 करोड़ से कम हो, जी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। हमारी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करी है, हालांकि ये 30 लाख से ऊपर है, बट 1 करोड़ से एक्सीड नहीं किया तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB? दोस्तों 44AB के तहत क्या आपके ऑडिट की आवश्यकता है? नहीं। यदि आपका ऑडिट लायबल होगा तो आपको यह अपनी रिटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही फाइल करवानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे नो चूज कर लिया है। दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने के लिए हम 1 मिनट स्पेंड करेंगे सेक्शन 44AB पर। सेक्शन 44AB हमें ऑडिट के बारे में बताता है कि कौन से पर्सन्स को ऑडिट कराने की आवश्यकता है। क्लियरली मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में इसे नहीं समझाऊंगा, ब्रीफली मैं बताऊंगा आपको कि क्या हमारी कंडीशन है। If the total sales or turnover or gross receipts, as the case may be in business, exceeds 1 crore rupees in previous year, अगर 1 करोड़ से अधिक आपकी टर्नओवर हो जाती है तो आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी कंडीशंस ये भी हैं कि यदि आपके सारे ट्रांजैक्शंस अगर ऑनलाइन वे में हो रहे हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहे हैं, तो आपकी लिमिट 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। यदि आपके ट्रांजैक्शन 10 करोड़ से अधिक है आपकी टर्नओवर, जो हमने भी एक्सेल में कैलकुलेट की थी, इन दैट केस आपको यहाँ पर यस करना होगा, आपका यस एप्लीकेबल हो जाता है और फिर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही अप्रोच कीजिए। आर यू लाइबल टू फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E? जी नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह का केस नहीं होगा आपके पास। इफ लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट, इसे भी आप कंटिन्यू कर दीजिए। इस तरह से कोई आता है तो मैसेज नो, और यहाँ पर भी आप इसे नो कर दीजिए और किसी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है और इसे सेव कर दीजिए। बैंक डिटेल्स सिंपल है दोस्तों, इस तरह से आप इस पर क्लिक कीजिए, बैंकिंग को ऐड कर दीजिए। अगर आपने नहीं ऐड किया है तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो आप इसे कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप इस कंफर्म पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आपके पास ग्रीन टिक आ जाएगा। इससे पहले ये ग्रीन टिक नहीं था। तो अब आप नेक्स्ट डिटेल भरेंगे नेचर ऑफ बिजनेस की। नेचर ऑफ बिजनेस के लिए मैंने यहां पर मॉडिफाई पे क्लिक किया। सबसे पहली बात, आपको कौन सा कोड सिलेक्ट करना है तो आप नोट कर लीजिए 13018 अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज आपको चूज करना होगा और आप उसके बाद इसे कंफर्म कर दीजिए। दैट्स इट। जैसे ही आपने कंफर्म पे क्लिक किया, यहाँ पर आपका ये ग्रीन टिक आ गया। अब हम नेक्स्ट शेड्यूल पे आ जाते हैं। मैंने अभी इसको पूरा सेव कर लिया था तो मेरे पास पूरा कंफर्म्ड है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे शेड्यूल्स दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको अपडेट करने हैं। मैं आ गया हूँ पार्ट ABS मतलब बैलेंस शीट पे। मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड, या फिर आप जस्ट इस पर क्लिक करें तो आपको डिटेल्स दिखाई देंगी। सोर्स ऑफ फंड, दोस्तों बैलेंस शीट में आपको सोर्स ऑफ फंड डालने हैं। प्रोप्राइटर्स फंड डाल दीजिए यहाँ पर कि कितना आपका प्रोप्राइटर का फंड है, कितना आपने लोन लिया है। ये दोनों अमाउंट का जब सम करेंगे तो आपका एक अमाउंट आ जाएगा। ये पूरा आपका प्रोप्राइटर्स फंड है। इसके बाद आप इसे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये कहेगा कि यदि आपने items 1 to 5 is to be filled if yes is selected in field are you liable to maintain books। तो हमारे पास बुक्स की जरूरत है। यदि मैं इसे क्लोज करूं एक बार के लिए, दोस्तों यदि आपके ऊपर बुक्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी नहीं है, आप 44AA में कवर नहीं होते हैं, तो आप सिंपली इस बैलेंस शीट को छोड़िए और सी नो अकाउंट केस पे क्लिक करके यहां पर आप अपनी डिटेल्स को फिल कर दीजिए। नो अकाउंट केस के अंदर बहुत ही कम डिटेल्स आपको देने की जरूरत है।
डेटर्स है तो है, क्रेडिटर्स है तो जनरली आप यहाँ पे 00 अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स आपके पास नहीं होंगे एफएनओ के केस में। अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस, जो आपके पास कैश है आप उसे अपडेट करके कंफर्म कर दीजिए। तो यदि आपके पास 10 लाख से कम की टर्नओवर है तो बड़ी आसानी से आप इसे चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे कंफर्म कर देता हूं। हमारे पास ऊपर वाला शेड्यूल अपडेटेड है, कंफर्म, इसे आप ओके कर दीजिए। अच्छा, बैलेंस शीट सेक्शन में हमने डिस्कस किया सोर्स ऑफ फंड की, लोन से और प्रोप्राइटर्स कैपिटल से आपके पास फंड्स आए थे, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड भी तो अपडेट करना पड़ेगा। आप इस पे क्लिक कीजिए और इस प्रकार से आप अपने पास जो भी है उसे एडिट करके आप अपडेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे करंट एसेट्स में अपडेट किया, मैं दिखा देता हूं आपको। एडिट पे अगर मैं क्लिक करूं तो इस प्रकार से हमारे पास करंट एसेट्स लोन एडवांसेस में अमाउंट पड़ा हुआ है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर अपडेट की हुई हैं। नीचे आके आप इसे सेव कर दीजिए और उसके बाद फाइनली आप इसे कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों, बैलेंस शीट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। आप इसे ओपन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। ये किया आपने इसे ओपन, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर आके कंफर्म को क्लिक कर दीजिए और ये आपका सेक्शन शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को जैसे आपने कंप्लीट किया वैसे ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट को भी कंप्लीट करना है। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही ये शेड्यूल ओपन हो जाता है। यहाँ पे 00 वैल्यूज अपडेटेड होंगी, आप सिर्फ वहां पे जाके इसे कंफर्म कर दीजिए। तो इस प्रकार से ग्रीन टिक आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमें अपडेट करना होगा P&L शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे क्लिक करता हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, क्रेडिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि क्या क्या आपके इनकम आई है। डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्या क्या आपका डेबिट हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आपका प्रॉफिट आया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रिजम्पटिव इनकम एंड नो अकाउंट केस। नो अकाउंट केस का मतलब है कि अगर यदि आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो बड़ी आसानी से आप नो अकाउंट केस चूज कर लीजिए। बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी, लेकिन जब आपके पास 44AA में एप्लीकेबिलिटी हो जाती है तो आपको यह पूरा शेड्यूल ऊपर से अपडेट करना होगा। इस प्रकार से आप सबसे पहले क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, क्रेडिट में आपको डालना होता है कि आपकी सेल, आपकी टर्नओवर कहां कहां से हुई है। तो बेसिकली आपकी जो टर्नओवर हुई है, जो भी आपके ऑप्शंस है वहां से आपकी टर्नओवर हुई है, तो वह जो हमने एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाया था एक्सेल पे, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमने टर्नओवर कैलकुलेट की थी। जो भी हमारे पास टर्नओवर का अमाउंट है, आप यहाँ से इस प्रकार से सम ले लीजिए। 15 लाख प्लस का अमाउंट है एक, और ये दूसरा आपका कुछ अमाउंट है 17 लाख प्लस का। ये दोनों अमाउंट्स आप अपनी टर्नओवर में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सेल ऑफ ऑप्शंस इन शेयर मार्केट करके अपनी इनकम को यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। मैंने भी सेव पर क्लिक कर दिया है। अब बात आती है डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब डेबिट्स के लिए फिर से आप इस एरो पर क्लिक कीजिए। यदि आपके पास ये सारे एक्सपेंसेस हैं तो आप एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए पेज 1 of 2 सेकंड पेज पर आ जाइए कंटिन्यू पर क्लिक करके। आप यहाँ पर 46 नंबर अदर एक्सपेंसेस पे आ जाइए। इस तरह से परचेज ऑफ NFOs, जो भी आपने परचेज किया है, अब मैं आपको अगेन एक्सेल में दिखा देता हूँ। हमने 17 लाख प्लस 1 18 लाख के आसपास का परचेज किया हुआ है। एक्सेल में चलते हैं। हमने परचेज किया है ये अमाउंट्स जो भी आपके यहाँ पर डेबिट्स हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली इस तरह से चूज कर लीजिए डेबिट्स को और आपके पास ये अमाउंट्स आ जाएंगे। तो जो भी आपके पास अमाउंट्स आते हैं, हो सकता है कुछ चीजें मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखी हुई हैं, तो आपके पास जो भी परचेज है और यहाँ से भी आपके पास जो भी परचेज है, आप उस पूरे परचेज अमाउंट को अपने ITR में परचेज ऑफ ऑप्शंस की तरफ से दिखा दीजिए। इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। उसके बाद आप इसे टोटल को भी सेव कर दिए। देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अभी आपका लॉस आ गया है 2,84,111 रुपए का आपका लॉस आ गया है। यदि मैं एक्सेल में जाके देखूंगा तो मेरी रिपोर्ट में भी मुझे यही लॉस दिखाई देगा जो कि हमने अभी प्रेजेंट कर दिया है अपनी ITR में। अब मैं इसे सेव पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों, P&L हमने अपडेट कर दिया है। आई होप अभी तक सारी डिटेल्स क्लियर होंगी, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। जस्ट इन केस कोई डाउट फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। हमारी टीम जरूर आपसे रीच आउट करेगी और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को जल्द से जल्द हम रिजॉल्व करें। शेड्यूल BP में आ जाइए, मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड पे क्लिक करता हूं। देखिए दोस्तों, जो हमारा लॉस था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस, यदि आपके पास कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस एक्टिविटी भी है
तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अगला शेड्यूल है काफी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल फॉर अदर सोर्सेस। इस पे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों जो हमारा अदर सोर्सेज है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप एक बार के लिए अपने 26 AS में एंड AIS में देख लीजिए कि कितना आपका डिविडेंड आया है, कितना आपका इंटरेस्ट आया है। ये आपको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। और इसको यदि यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप अपने AIS में देखिए, आपके पास यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो डिविडेंड है वो डिविडेंड आपको अपडेट करना है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है वह आपको इस तरह से अपडेट करना है। तो देखा आपने, इन दोनों अमाउंट्स को आपको अपनी अदर इनकम में दिखाना होगा। यह अपडेट करने के बाद आप यहाँ पर इसे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। आपकी टोटल अदर इनकम भी आ गई है 10,000 रुपए। कंफर्म पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके सेक्शन है CYLA, BFLA, CFL, ये आपको ओपन करने हैं। ऑटोमेटिकली चीजें इसमें अपडेटेड रहती हैं और कंफर्म करके क्लोज कर दीजिए। BFLA का भी सेम इसी प्रकार से कीजिए। CFL का भी आप अकॉर्डिंगली कर दीजिए। मैं आपको एक और CFL भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका शेड्यूल रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो भी बटन होगा कंफर्म या कंप्यूट का उसे आप क्लिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे कर दिया है और इस तरह से आपके पास एक ग्रीन टिक आ जाएगा। शेड्यूल 6 में दोस्तों यदि आपके पास कोई भी डिडक्शन है तो आप इसे क्लिक करके डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, अदरवाइज 0 रहेगा, कंफर्म कर दीजिए। SI स्पेशल रेट्स, यदि आपके पास मान लीजिए लॉटरी वगैरह की इनकम है जिसपे 30% के हिसाब से टैक्स लगता है तो आप इसे अपडेट कर दीजिए क्लिक कर, अदरवाइज ये 0 रहेगा। क्लिक कीजिए, कंफर्म कर दीजिए, बाहर आ जाइए। इसके बाद आपके सारे शेड्यूल्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहते हैं। AMT, मैं एक AMT भी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए AMT हमने क्लिक किया, टोटल इनकम ये ऑटोमेटिकली अपडेट होके आएगी और इस हिसाब से आपको सिर्फ यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको चाहिए कि हर शेड्यूल पर एक ग्रीन टिक आ जाए। पार्ट B टोटल इनकम, इसे हम चेक कर लेते हैं, मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड। ये देखिए दोस्तों हर प्रकार के शेड्यूल से आपकी इनकम आ गई है। सैलरीज 0 है, हाउस प्रॉपर्टी 0 है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 0 है, कैपिटल गेन 0 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 10,000 आई है। सिर्फ हमारी एक ही इनकम अभी तक हुई है 10,000। अब आप कहेंगे कि सर बिजनेस और प्रोफेशन में तो हमारी इनकम हुई थी, हमने डाली थी। दोस्तों ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, लॉस की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 है क्योंकि कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि हमारी जो साल भर की इनकम हुई है वह इस हिसाब से 10,979 रुपये हुई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा लॉस हुआ था वह भी सेट ऑफ हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। दोस्तों इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह डबल चेक कर लेना कि चीजें ठीक ठीक आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टोटल इनकम कैलकुलेट होकर आई है वह आई है 1,05,000। ये हमारा लॉस रहेगा 2,52,000 का एंड डीम्ड इनकम एज पर सेक्शन 115 JC AMT के हिसाब से 1,05,000। तो ओवरऑल ये 2.5 लाख की लिमिट से भी कम है, तो इसे मैं कंफर्म कर देता हूं। दोस्तों फाइनली आपके पास पार्ट B आपको अपडेट करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। मैं इस पे क्लिक करता हूं प्रोवाइड योर कॉन्फर्मेशन पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होके आ गई है। आप यहाँ पे 0 को चेक कर लीजिए, हमारे पास यहाँ पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है और इस प्रकार से आप इसे कंफर्म करते रहिए। टैक्स पेड 0 है, अमाउंट पेबल भी 0 है, रिफंड भी कुछ नहीं है। डू यू हैव एनी टाइम बिफोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनमें से यदि आपकी कोई भी एप्लीकेबल है तो येस करना होगा, अदरवाइज आप इसे नो कर दीजिए कि हाँ जी आपकी इंडिया से बाहर की कोई भी संपत्ति वगैरह नहीं है। जैसे आप नो करते हैं प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू करने के बाद आप इसे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके पास डिटेल आ जाती है। आप इसे इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। जस्ट इन केस आपके पास कोई वैलिडेशन एरर आती है तो आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे एरर का डिस्क्रिप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या एरर है। जस्ट इन केस आपको यह एरर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको आपको रेजोल्यूशन बता सके कि कैसे उसे ठीक करना है। इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए इस प्रकार से। तो दोस्तों देखा आपने, हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से किस प्रकार से पूरी ITR 3 को फाइल किया। दोस्तों नॉलेज बेस्ड वीडियोस हम बनाते रहते हैं। यदि आप इनकम टैक्स, GST एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पर
वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड जय हिंद।